हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलडीसी जेई का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। ऐसे भी आज हम टेस्ट सीरीज 108 का पीडीएफ बनाने वाले थे, बनाएंगे भी जस्ट इसके बाद में, लेकिन मैंने समझा कि आप लोगों को न्यू सिलेबस के बारे में समझा दे। कुछ ऐसे बात सामने आया है जो आप लोग को समझा दे, सावधान कर दे। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को हर तरह से सावधान करना, मतलब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उससे परिचित कराना मेरा काम है। क्योंकि जो भी आदमी हमसे जुड़ा है उन लोग कुछ ना कुछ मतलब उम्मीद के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम विषय पर, टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एनआर मतलब नॉर्थर्न रेलवे, और यहाँ देखिए लिखा है HQ ऑफिस अर्थात हेड क्वार्टर ऑफिस मैकेनिकल ब्रांच। ये मैकेनिकल ब्रांच जो है, एनआर का जो हेड क्वार्टर जो ऑफिस है वहां का यह लेटर है या इसको सिलेबस। यहाँ देखिए लिखा सिलेबस फॉर PQ एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एनआर का। तो हेड क्वार्टर का यह मतलब कि लेटर है। अब आप ये कहिएगा कि ये तो नॉर्थर्न रेलवे का अर्थात उत्तर रेलवे हम लोग दिल्ली को मतलब कि कहते हैं, या दिल्ली का मतलब हेड क्वार्टर का लेटर है, तो फिर ऑल इंडिया कैसे मान्य होगा। तो हमको ये भी सुनने में आया है कि जो दिल्ली का हेड क्वार्टर का जो मतलब सिलेबस है वही ऑल इंडिया मान्य होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 100% सही नहीं है इसका, इसलिए क्योंकि ये मतलब इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम जो है इसको केवल हमको सुनने में आया है, इसलिए मैं आप लोग को सावधान कर देना चाहता हूँ कि जो उत्तर रेलवे का यानी दिल्ली डिवीजन का, दिल्ली हेडक्वार्टर का जो सिलेबस होगा वही ऑल इंडिया मान्य होगा। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कैरेज और वैगन को क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया सिलेबस जो है। अब सिलेबस आप पढ़ ही लिए, अब सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में देखिए। देखिए 1 नंबर में जो लिखा है मतलब कि पार्ट 1 एक में जनरल नॉलेज, एक में क्या है जनरल नॉलेज। अब देखिए इस सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लगे क्योंकि 108 का भी हमको वीडियो बनाना है इसी में के साथ। ठीक है, मैं टॉपिक मेन पढ़ना चाहता हूँ, मुख्य बात आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, लास्ट में रिजल्ट आपको दूंगा। चलिए तो 1 नंबर में आप लोग को क्या पढ़ना है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज यानी अर्थात जीके। अब जीके में बहुत सारा चीज आता है, जान ही रहे हैं, मतलब कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, करंट अफेयर, ठीक है, जितना भी है विविध वगैरह जो भी है ये सब हो गया आपको जनरल नॉलेज में। अब देखिए पार्ट 2 में दिया है इंग्लिश। तो इंग्लिश में विशेष करके ग्रामर से क्वेश्चन किया जाता है, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब ये सब टॉपिक के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा होगा। तो आप जो है केवल इतना जानिए कि आपको जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, और हमसे जो भी भाई पीडीएफ लिए हैं उनको ये सारे के सारे चीज जो है उनके पास पीडीएफ गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का पीडीएफ जो है हमने नहीं भेजते हैं। मैथमेटिक्स का पीडीएफ है लेकिन भेजने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि ये तो अपना एक्सपीरियंस का चीज है। ठीक है ना, वो खुद आपको बनाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 नंबर में जो है आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है तो आप सामने वीडियो को रोक रोक करके आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में देख लीजिए और क्या क्या पढ़ना है। अब हम चलेंगे पार्ट 4 पर। ठीक है, पार्ट 4 में देखिए यहाँ पर लिखा है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है। तो जनरल साइंस का मतलब ये हो जाता है कि आपको मैट्रिक लेवल का जो भी जनरल साइंस है, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सब चीज पढ़ना है। अब रहा जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हो गया, उसमें से ज्यादा कौन सा पढ़ेंगे, तो सबसे अधिक जो है आप फिजिक्स को पढ़ेंगे। किसको, फिजिक्स को पढ़ेंगे सबसे अधिक। ठीक है, और फिजिक्स में सबसे अधिक लाइट चैप्टर और विद्युत वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद केमिस्ट्री, तो फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर, विद्युत वाला चैप्टर और मेटल चैप्टर, 3 चैप्टर जो है मुख्य रूप से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जनरल साइंस में अगर 10 क्वेश्चन आता है जनरल साइंस से, तो 10 में से 5 फिजिक्स से ही रहेगा और 5 बचा, 5 में से मतलब कि
आपको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मान लीजिए, ठीक है। तो जनरल साइंस हो गया, ठीक है। आगे जो है 4 नंबर में हो गया आपको, और 5 नंबर में देखिए 5 पार्ट में क्या लिखा है, 5वां पार्ट में लिखा है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है पास पीटीओ जो है, लीव जो है, जो भी देख रहे हैं एच या डी एंड आर, जितना भी है फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ HRMS जो भी है, तो ये चीज जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है 5 नंबर में सिलेबस है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज जो भी पीडीएफ भाई लेते हैं उनको 200 की संख्या में सारे के सारे पीडीएफ भेजा गया है। स्टोर देखिए 6वां पार्ट में है, 6 नंबर में स्टोर, तो स्टोर से जो भी पढ़ना है देख लिए आपके सामने। उसके बाद में 7 नंबर में राजभाषा, ठीक है। अब देखिए 8वां पार्ट में लिखा है प्रोफेशनल नॉलेज। अब देखिए प्रोफेशनल नॉलेज जो भी हमने ऊपर बताया वो तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। मेन जो मामला फंसता है यहाँ पर कैरिज और बैगन में, ठीक है, जो हमको मुख्य रूप से आपको सावधान करना है, कैरिज और बैगन। तो हमने देखा बहुत जगह से हमारे पास सिलेबस आया, बहुत सारे डिवीजन से, तो हमने देखा है कि जहाँ बैगन वर्कशॉप है उसमें भी यही सिलेबस है, जिसका कैरिज वर्कशॉप है उसका भी यही सिलेबस है, ठीक है। वो जो भी हमारे हमसे जो कर्मचारी भाई जुड़े हैं वो लोग सिलेबस भेज रहे हैं और एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अमृतसर, अमृतसर का वर्कशॉप जो है आपको वैगन वर्कशॉप है, लेकिन वहाँ भी यही सिलेबस है, कैरिज का भी वहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं कि पार्ट 8 में जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ICF, और देखिए यहाँ पर LHB दिया हुआ है, अर्थात कैरिज भी दिया हुआ है। और अब ICF में क्या पढ़ना है तो आप देख ही रहे हैं, इतना जानिए ICF। और देखिए 9वां में क्या है, 8.3 में वैगन, वैगन भी देखो ऊपर कैरेज भी दे दिया, फिर वैगन भी दे दिया, लेकिन हमने ऊपर फर्स्ट में वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था NR लिखा हुआ है, वहां पर कोई कैरेज या वैगन या CNW ऐसा कुछ नहीं लिखा, वहां पर लिखा है हेड क्वार्टर ऑफिस से वो ये सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। मैं दूसरे जगह का भी सिलेबस दिखाऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तब आपको प्रूफ होगा कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, तब जाकर आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो बैगन 8.3 में क्या देखे, बैगन भी, ऊपर आपने देखा ICF LHB, यहाँ देखिए वैगन 8 नंबर में, ठीक है। देखिए 8.4 में क्या लिखा है, वंदे भारत, वंदे भारत भी आपको पढ़ना है, देख रहे हैं ना 8.4 में। और देखिए यहाँ पर 8.9 व्हील SS2 SS1 मतलब वंदे भारत, आप उसमें जो भी अंतर्गत है। 8.5 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेमू भी आपको पढ़ना है, 8.6 में मेमू भी आपको पढ़ना है, 8.7 में देखिए कि आपको डीजल इलेक्ट्रिक लोको भी पढ़ना है, और 8.8 में क्या कह रहा है, जनरल, जनरल में जो है आपको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ मशीनिस्ट, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथिंग, फिटिंग्स, जो भी है आपने इसका जनरल का मतलब हो गया कि ITI या पॉलिटेक्निक, जो भी आपने बेसिकली चीज जो पढ़ा है वो सब चीज से, जिसे यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ मतलब कि फेरस नॉन फेरस मेटल जो होता है, ये सब मेटल नॉन फेरस ये सब ITI में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ISO RDSO जितना भी है, ये जितना भी हमने आपको सिलेबस आपके सामने जो रखा, ये सारे के सारे सिलेबस का PDF जो है, जो भी हमसे PDF लेते हैं ऑल PDF उनके पास जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा, अगर हम फिर से इसको एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर दें तो देखिए 1 नंबर देखिए NR लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए HQF ऑफिस मतलब कि हेड क्वार्टर ऑफिस मैकेनिकल ब्रांच से सिलेबस है। देखिए जनरल अर्थात GK भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ग्रामर, ठीक है। इसका भी हम आपने PDF आपको भेजा है, मैथ का PDF हम नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो मैथ हो गया, क्या क्या पढ़ना है फिर से रिवीजिंग कर लीजिए। 4 नंबर में जनरल साइंस, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑल हम PDF भेजते हैं, GK का ऑल PDF भेजते हैं, उसमें लगभग 10,000 हम क्वेश्चन का GK का भेजते हैं, जिसमें विविध होता है, करंट अफेयर होता है, और क्या बोलते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक और शास्त्र, ऑल GK होता है, विविध भी होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर भी होता है, सब GK के अंतर्गत जो है आ जाता है। एस्टेब्लिशमेंट पास PTO भी जाता है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, स्टोर 6 नंबर में, 7 नंबर में राजभाषा, 8 नंबर में प्रोफेशनल नॉलेज अर्थात ICF LHB वैगन, ठीक है, और वंदे भारत, डेमू, मेमू, डीजल इलेक्ट्रिक, जनरल,
जनरल में जो है आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल मशीनिस्ट वेल्डिंग जो भी है, मेटल वगैरह, आईएसओ आरडीएसओ, यानी हर चीज़ आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस हमने एनआर का ख़त्म किया, मैं दूसरे जोन का भी सिलेबस आपको दिखाऊंगा। तो इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ मुख्य रूप से आपको कि आप जैसे कैरेज में वर्कशॉप में है तो ये ना समझिए कि हमको केवल कैरेज वर्कशॉप से ही, मतलब कैरेज से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 100% अगर कैरेज पर समय दे रहे हैं 100%, तो इसमें से मात्र 30% अब वैगन वैगन पर भी ध्यान देना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको वैगन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं दूसरे सिलेबस में निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप मतलब कि कैरेज में है, तो अगर आप बैगन में हैं और बैगन में है 100% बैगन पर आप पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं, तो उसमें से 30% आप थोड़ा कैरेज पर भी ध्यान देना चालू कर दिए। मुझे यही मुख्य रूप से बात कहना है। ठीक है, क्योंकि जनरल ऊपर जो है आपको जो भी हमने बताया कि पास पीटीओ लिव इंसेंटिव हुआ, साइंस हुआ, जीके हुआ, ये सब कुछ तो सबको पढ़ना है। मेन मामला फंसता है कहाँ? कैरिज एंड बैगन पर। जो कैरिज वाला बैगन पढ़ेगा कि नहीं, बैगन वाला कैरिज पढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो दोनों को जो वर्कशॉप में है उसके अतिरिक्त जो थोड़ा सा 30%, जैसे कैरिज में है तो बैगन पर भी 30% ध्यान दीजिए, बैगन में है तो कैरिज पर, कैरिज में है तो बैगन पर 30% थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब 25% भी, ताकि लास्ट में आपको जब सिलेबस आपके जोन का आए तो ये ना कहे कि नहीं सर आपने नहीं बताया, या हमने बैगन नहीं पढ़ा, या कैरिज हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान जरूर दीजिए। और ये जो हमने आपको बात बताया, यह एकदम 100% मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा ही, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमको सब सुनने के मिला है, और प्रूफ के लिए हम दूसरे पीडीएफ कर रहे हैं, मैं दूसरे सिलेबस को दिखाता हूँ। तो आपने एनआर का देखा, हेडक्वार्टर का। अब हम अमृतसर का जो है आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अमृतसर का हम चलते हैं। ये देखिए अमृतसर का नोटिफिकेशन हम आपके सामने निकाला है। ठीक है, आपको डेट वाइज हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ यहाँ चीफ लिखा है कि ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर अमृतसर वर्कशॉप। तो अमृतसर वर्कशॉप जो है, यह जो है वैगन वैगन वर्कशॉप है, लेकिन वैगन वर्कशॉप के लिए भी वही सिलेबस जो है इसमें जारी किया गया है। ठीक है, वही सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, आपने यहाँ पढ़ लिया फिर से, और डेट भी यहाँ देख लिखिए 14/8/2025 लिखा हुआ है। ठीक है, 14/8/2025 ध्यान दीजिएगा, अमृतसर वर्कशॉप लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अमृतसर वर्कशॉप जो है बैगन वर्कशॉप है, अब उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर 14/8 जो है साइन जो भी किए हुए हैं, देखिए यहाँ पर 14/8। ठीक है, अमृतसर देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आपको लिखा हुआ अमृतसर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। मैं चलता हूँ सिलेबस पर, इसके जो भी सिलेबस है। ठीक है, नीचे मैं चल रहा हूँ, प्रूफ के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमको यही कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का, सावधान करने का, कि अगर आप कैरेज वर्कशॉप में हैं तो बैगन को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं, 25% समय उस पर भी दीजिए। अगर बैगन वर्कशॉप में है तो कैरिज पर भी 25% समय देना शुरू कर दीजिए। देखिए मैंने अमृतसर का सिलेबस हमने निकाला है, सेम सिलेबस है। देखिए सिलेबस आप देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप। ठीक है, देखिए यहाँ 1 नंबर में फिर देखिए जनरल नॉलेज अर्थात जी के, 2 नंबर में इंग्लिश। ठीक है, 2 नंबर में इंग्लिश, 3 नंबर में देखिए मैथ। ठीक है, 4 नंबर में देखिए जनरल साइंस, जो हमने आगे जो बताया उस सिलेबस में। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर में तो हो गया। 5 नंबर में एस्टेब्लिशमेंट, जो पास पीटीओ लिव इंसेंटिव जो भी होता है। ठीक, 6 नंबर में स्टोर, 7 नंबर में राजभाषा, 8 नंबर में देखिए आईसीएफ भी दिया हुआ है, एलएचबी भी दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर 8/3 में वैगन भी दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 8.4 में आपको वंदे भारत भी दिया हुआ है। उसके बाद में 8.5 में 8.5 में डेमू भी दिया हुआ है, मेमू भी दिया हुआ है।
8.7 में डीजल इलेक्ट्रिक लोको भी दिया हुआ है। 8.8 में जनरल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको आपको यही समझाना है आपको कि जो भी कैरेज में है या वैगन में है, उन दोनों को जो है दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम जो है आप तो सब समझ गए, मैं एक बार चला दे रहा हूं, फिर से आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मुख्य रूप से मुझे यही समझाना था कि आपको कैरिज वैगन भी पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी वर्कशॉप में हो, आप सावधान हो जाएं। ठीक है, तो और जितने भी हमने इसमें टॉपिक आपको दिखाया, सारे के सारे चीज जो है आप लोग को जो है पीडीएफ भेजा गया है। ठीक है, और वीडियो भी बनाया गया है। ठीक है, वीडियो भी बनाया गया है। ठीक है, और हम यही कहेंगे जो टेस्ट सीरीज हर संडे को संडे जो लेते हैं, उसमें CNW जो है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। CNW अर्थात CNW का हमने पीडीएफ क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज कराते हैं, क्योंकि आप दोनों पढ़े, दोनों से। अब बहुत लोग जो है टेस्ट सीरीज देते थे, कैरिज में केवल कैरिज का क्वेश्चन टच करते थे, वैगन का नहीं करते थे। वैगन वाले हैं कैरिज का क्वेश्चन नहीं टच करते थे। तो दोनों को जो है क्वेश्चन का जो है मतलब ध्यान देना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए अब बहुत हमने बता दिया, अब हम चलेंगे आपको जो है अपने मेन पॉइंट पर, जो हमको वीडियो बनाना है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज जो है हम 108 का टेस्ट सीरीज का वीडियो हम बनाने वाले थे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 8 पर हम चलेंगे। आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप लोग जुड़िए और एकदम जी जान से। कंपटीशन के लड़का का मतलब ये होता है कि चाहे वो कहीं से क्वेश्चन पूछे, हमको एकदम तत्पर जो है 100/100 जवाब देना है। उसी को कंपटीशन मतलब कि लड़का कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम टेस्ट सीरीज 8 पर हम चल रहे हैं। जो हमको सिलेबस दिखाना था, आप लोग को मुख्य रूप से सावधान करना था, हमने कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज 8 पर। देखिए टेस्ट सीरीज 8 है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, प्रताप नगर वर्कशॉप बड़ोदरा का है। ठीक है, और एक एग्जाम जो हुआ है 4/9/2024 को। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। LDC JEE WM AME ADME जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, और मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया, लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप 100% जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन का सूचना भी हम देंगे आप लोगों को, क्या क्या हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम जो है आप जहां पहले की तरह आपके जोन डिवीजन में नहीं होगा, RRC एग्जाम लेगा इसका। ठीक है, तो आप हर तरह से तैयार हो जाएं, और हर तरह का पीडीएफ, अगर हमारे केवल वीडियो देखते हैं तो वीडियो को देखें, अगर मुझसे अगर आप कोर्स लिए हैं तो ऑल कोर्स जितना भी आपको सिलेबस हमने दिखाया है, टोटल सिलेबस का आपको पास पीडीएफ गया हुआ है, मैथ को छोड़ करके। उसको जी जान से लग जाइए। कैरिज वाले हैं तो थोड़ा बैगन पर भी ध्यान दें, 30% समय का 30%। बैगन वाले हैं तो कैरिज पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। क्योंकि हमने प्रूफ के लिए अमृतसर वर्कशॉप का सिलेबस आपको हमने दिखा दिया है कि अमृतसर वर्कशॉप वैगन वर्कशॉप है, लेकिन उसके सिलेबस में कैरिज का भी सिलेबस दिया गया है। ठीक है, और इसका प्रूफ जो है और भी आएगा, आपको हम दिखाएंगे। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है कि के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए यदि इसे अधिक घिस जाता है। ठीक है, तो के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के लिए होता है 12 mm। ठीक है, और एल टाइप के लिए होता है 10 mm, और CI टाइप के लिए होता है 20 mm। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर तो ये जो है आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक
के लिए बोला है तो 12 mm होगा। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसके पहले हम जरूर बोलते हैं कि कॉपी में आप लोग नोट करें, क्योंकि मैं उसे डिटेल जो भी मैं बताता हूँ वहाँ पर आप लिखते चले। अगर आप ब्लू पेन से मतलब नोटबुक बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको ब्लैक पेन या आपने कलर चेंज करके उसके नीचे आप उसका एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है उसको लिखते चले। ये भी वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला नॉन रिटर्न बल्ब का कार्य क्या है। ठीक है, तो एनआरबी नॉन रिटर्न बल्ब, एनआरबी भी होता है। ठीक है, एनआरबी यानी नॉन रिटर्न बल्ब। तो एनआरबी का काम क्या है कि एयर जो टैंक है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, तो उसमें जिसे मान लेते हैं कि एफपी लाइन हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, एफपी अर्थात फीड पाइप। तो यहाँ पर जो है एनआरबी लगा रहता है, एन आरबी नॉन रिटर्न बल्ब। तो एनआरबी का काम यही होता है कि एफपी से एयर में हवा को जाने देता है, लेकिन एयर से हवा को रिटर्न एफपी तक उल्टा नहीं जाने देता है मेरे भाई। यही एनआरबी का काम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में लिखा है कि टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू एफपी। ठीक है, अर्थात एयर से एफपी से एयर में हवा को जाने देता है, लेकिन एयर से एफपी तक हवा को नहीं जाने देता है। एनआरबी का यही काम है। ठीक है ना, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और ये जो है क्वेश्चन आता है कि कैसे जानेंगे कि एनआरबी खराब है। ठीक है, ये तो केवल कार्य पूछा है, लेकिन जानेंगे कैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें होता क्या है कि एफपी वाला जब हवा का जो होज पाइप जब जोड़िएगा तो आपको बीपी से भी हवा आने लगा, क्योंकि एनआरबी खराब है। एयर से जो है हवा आपको एफपी में जाने दे रहा है, तो एफपी से हो करके बीपी में भी अर्थात ब्रेक पाइप में भी आपको हवा निकलने लगेगा, और उसमें भी सुई का जो कांटा जो है दिखाने लगेगा। ठीक है ना, इससे हम समझ जाएंगे कि एनआरबी खराब है, अर्थात नॉन रिटर्न बल्ब खराब है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या लिखा हुआ है कि एयर ब्रेक सिस्टम में उपयोग किया जाने वाले रिटर्न वाल्व का कार्य क्या है। तो रिटर्न वाल्व का तो हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि ACTR यानी ये सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है, का संवेदनशील परीक्षण। संवेदनशील का मतलब ये हो जाता है अर्थात सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट में होता क्या है, कह रहा है कि ACTR के साथ संवेदनशील परीक्षण के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव जो है गिरावट क्या होगा, यह क्वेश्चन जो है आपसे कर रहा है। तो बी नंबर में देखिए 6 kg पर cm² इन 6 सेकेंड। ठीक है, देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट और एक इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, अर्थात संवेदनशील परीक्षण और असंवेदनशील परीक्षण। ठीक है, तो डीबी का जो यह संवेदनशील और असंवेदनशील परीक्षण जो किया जाता है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में किया है संवेदनशील अर्थात सेंसिटिविटी टेस्ट। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि 6 kg इन 6 सेकेंड में जो है हवा का मतलब कि गिरावट, यहाँ पर देखिए गिरावट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेक जो है लगना चाहिए, लिख लीजिएगा, लगना चाहिए किसमें, सेंसिटिविटी टेस्ट में। ठीक है, और सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है असंवेदनशील जो परीक्षण जो होता है डीबी का, उसमें 0.3 केजी पर cm² इन 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में असंवेदनशील परीक्षण में 0.3 kg पर cm² इन 60 सेकेंड होता है, और संवेदनशील परीक्षण में जो है आपको 6 kg पर cm² इन 6 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा संवेदनशील अर्थात सेंसिटिविटी में 6 याद रखिएगा, 6 अर्थात 6 kg 6 सेकेंड, इनसेंसिटिविटी में 360 अर्थात 0.3 kg 60 सेकेंड, 360 6 तो 6 सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी 360। ठीक है, इस तरह करके आप रट जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लगना चाहिए और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
तो आप जहां तक विश्वास है कि सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि कट ऑफ एंगल कॉक कहाँ लगाया जाता है। तो कट ऑफ एंगल कॉक तो बहुत जगह लगा रहता है, लेकिन आपको आंख से देखे होइएगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोच हो गया, कोच के यहाँ पर देखते हैं कि होज पाइप लटका रहता है, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट रहता है और यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक जो है लगा रहता है। तो जैसे मान लेते हैं कि बीपी हो गया और एफपी इसको मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है और यहाँ पर इस तरह का हैंडल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कट ऑफ एंगल कॉक से कि मतलब सर्विस के दौरान अर्थात खुली स्थिति में, खुली स्थिति का मतलब क्या, इसमें हवा जो है बाकी आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। खुली स्थिति में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल जो है किस प्रकार होता है, तो पाइप के समानांतर होता है, ठीक है, ठीक है। और जब बंद करेंगे तो इसको जो है इस तरह करके नचा देंगे, ठीक है ना, यानी इसको वर्टिकल कर देंगे, ठीक है, नचा देंगे, ठीक ना। तो जब इसको बंद करना होगा, ठीक है, तो कार्य की स्थिति में जो है आपको क्या रहेगा, समानांतर, और बंद की स्थिति में वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो या परपेंडिकुलर लिखता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कट ऑफ एंगल का कहाँ लगा रहता है, तो बीपी और एफपी दोनों में लगा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, बीपी एंड एफपी दोनों में कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेक रिलीज के दौरान जो है बीसी हवा कहाँ जाती है, यानी ब्रेक सिलेंडर से हवा जो है कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में जाता है, एटमोस्फियर। मतलब कि आप देखते हैं जब कोच में जब सफर करते हैं, जब ब्रेक रिलीज होता है तो सिसकारी की आवाज छोए दे के बड़ा हवा जो है बाहर निकलता है, अर्थात समझ जाइए कि ब्रेक रिलीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेक लगने के लिए, यानी ब्रेक का अप्लाई समय कितना होता है, लगने के लिए कितना समय होता है, तो 3 से 5 सेकेंड में ब्रेक जो है लग जाता है, ठीक है। और रिलीजिंग टाइम जो है इसके लिए 15 से 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। ये भी आप लिख लीजिएगा। अप्लाई के लिए, अप्लाई जब होता है तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाता है, लेकिन रिलीजिंग के लिए 15 से 20 सेकंड में ब्रेक रिलीज होता है, यानी ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप समझ लिए क्या कि ब्रेक जो है रिलीजिंग के दौरान हवा जो है आपको एटमोस्फियर में जाता है, अर्थात वायुमंडल में जाता है, ठीक है। 7 नंबर में गंदगी कलेक्टर को किसमें साफ किया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिसको ऑप्शन के अनुसार मारना पड़ता है। अब देखिए गंदगी संग्रह मतलब कि डीसी जो है डॉट कलेक्टर को जो है 1 महीना पर भी हम लोग साफ करते हैं, और ROH रूटिंग ओवरऑलिंग के समय भी हम लोग इसको साफ करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या कीजिएगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन में ए नंबर मरा दूं, कह दूं कि ए सही है, तो बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, ठीक है ना। कमेंट आने लगते हैं कि सर आरओएच के समय होता है 1 महीना पर होता है, आपने आयुष मरवा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन का आंसर होता है कि बाई ऑप्शन, ऑप्शन के द्वारा, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से भी मारना पड़ता है, वो सब कॉमन सेंस की बात होता है, ठीक है ना। तो बहुत आदमी को थोड़ा कम जानकारी है ना, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से मैं किसी किसी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, लेकिन कमेंट आ जाता है कि नहीं सर इसका आंसर ये होगा। तो आप जो भी कमेंट कीजिए थोड़ा सोच समझ के पूरा कंफर्म हो करके कीजिए, ठीक है। ये भी मैं समझ रहा हूं कि जो कमेंट कर रहा है कंफर्म है, लेकिन विशेष जानकारी लेकर जो हमने बताया उसको पूरा ढूंढिए, क्या ये भी सही है, तो जाकर कमेंट कीजिए। क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो सभी लोग उसको देखते हैं, गलत वायरस जो है आप नहीं फैलाइए, ठीक है ना। ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए कमेंट तो, कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए ही बनाया गया है, आप कमेंट कीजिए, लेकिन इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं समझा दूं कि 1 महीना पर और आरओएच के महीने क्यों लिखा है, तो 1 महीना पर जो है कोचिंग स्टॉक में, कोचिंग स्टॉक में डीसी जो है डॉट कलेक्टर जो है, जो ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब किडनी कहा जाता है डीसी को, ठीक है, सभी को हवा को मतलब छान कर साफ करके देता है, तो इसको किडनी कहा जाता है। तो 1 महीना पर साफ किया जाता है कोचिंग स्टॉक में, लेकिन वैगन में जो है आपको आरओएच रूटिंग ओवर हॉलिंग के समय इसको साफ किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं है, तो IUH हम मार देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट ओवर हॉलिंग जो है उस वक्त मार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। आपको मैं कोई भी क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन आपको बताऊं, लेकिन एकदम सर्टिफाइड हो जाए, कंफर्म हो जाए आप, ठीक है।
और 50 क्वेश्चन खाली आंसर क्वेश्चन पढ़कर चले जाए 10 मिनट में, तो ये ठीक नहीं ना होगा। ये सब चीज़ कमेंट में कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कि केवल क्वेश्चन आंसर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ दें, आकि मतलब 10 क्वेश्चन बताए डिटेल में आपको कन्फर्म करें। कमेंट सेक्शन में जरूर ये सब लिखिए। तो ये तो आप समझ गए IUH हमने क्यों इसका आंसर मराया। तो 1 महीना पर जो है आपको कोचिंग स्टॉक के लिए, ROH के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, वैगन में जो है ROH के समय किया जाता है। दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैंने IUH इसका आंसर, जब इस टेस्ट हुआ है तो मैंने इसका दिया हुआ है बाई ऑप्शन के द्वारा। लेकिन 1 महीना पर क्या क्या सफाई होता है, इसको भी आप कॉपी में लिख ले तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लिख लीजिए। कोच की गहन सफाई जो है 1 महीना पर होता है। कोच की पानी की टंकी की सफाई 1 महीना पर होता है। मेटालिक कॉम्बोर्ड सूट पेंटिंग का अंतराल 1 महीना पर होता है। ठीक है, और अगला लिखेंगे नेक्स्ट कि किस अंतराल पर कॉम्बोर्ड के एंटी कोरोजन पेंट को चेक किया जाता है, वो भी 1 महीना पर किया जाता है। ठीक है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल चेक करने के लिए, डैशपोर्ट में ऑयल होता है सरबोलेन 68, जो 1.6 लीटर तेल होता है और ऊंचाई में 40 mm होता है, जो डैशपोर्ट जो तेल जो भरा रहता है। ठीक है, 40 mm, ठीक है, यहाँ तक ऊंचाई तक। ठीक है, 40 mm। तो वो तेल को जो कितना दिन पर चेक किया जाता है, तो वो भी जो है आपको 1 महीना पर चेक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। साइड बैरियर ऑयल लेवल जो है, साइड बैरियर में जो बोलिस्टर पर जो साइड बैरियर जो होता है उसमें भी ऑयल भरा रहता है सरबोलेन 68, उसको भी 1 महीना पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन राजधानी शताब्दी ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल लेवल जो है कब चेक होता है, प्रति ट्रिप। ऊपर जो 1 महीना पर जो हमने बताया डैशपोर्ट या साइड बैरियर का, वो सभी मतलब मेल एक्सप्रेस जो भी है वो सब जनरल के लिए। ठीक है, लेकिन राजधानी शताब्दी के लिए जो है सुपर फास्ट हाइब्रिड जो कोच है उसको प्रति ट्रिप चेक किया जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि कोचिंग स्टॉक का रिहाइबिटेशन जो है कितना दिन पर होता है, तो 12 से 15 वर्ष पर होता है। तो हमने जल्दी जल्दी बोल दिया 1 1 महीना पर क्या क्या होता है, आपने लिख लिया होगा, जहां तक विश्वास है आपने समझ भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें कि ईयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब लग जाना चाहिए जब BP वायु दबाव की गिरावट दर। देखिए, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया कि सेंसिटिविटी टेस्ट में जो है ब्रेक को लगना चाहिए। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में हमने बताया क्या, 6 तो 6 कौन में है, देखिए यहाँ पर ये नंबर में, यानी 0.6 kg/m² इन 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रेक लगना चाहिए। और ब्रेक किसमें नहीं लगना चाहिए, देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब नहीं लगना चाहिए जब ब्रेक दबाव BP में, अर्थात ब्रेक पाइप में दबाव गिरावट कितना होगा। तो ये क्या है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक नहीं लगता है। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में हमने क्या बताया, 360। ठीक है, तो देखिए 360 का मतलब ये कि 0.3 kg/m² इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में प्रेशर कितना होगा, 0.3 kg/cm²। ठीक है, तो इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और टेस्ट क्या चीज का होता है, DB का होता है। ठीक है ना, DB का होता है। इसमें हैंडल जो है यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, हैंडल जो है लगा रहता है। तो एक इस हैंडल को जो है इसमें मैं बताऊंगा कि वर्किंग समय, यानी जब कार्य करने के पीरियड में DB यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का हैंडल हमेशा वर्टिकल नीचे की तरफ लटका रहता है, वर्टिकल रहता है। लेकिन जब इसको बंद करना हो तो इसको नचा देते हैं। ठीक है ना, नचा देते हैं इसको तो बंद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिकल जो है हमेशा कार्य की स्थिति में वर्टिकल रहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और DB को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड अर्थात दिमाग या हार्ट अर्थात दिल कहा जाता है, ये भी याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा। ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड या हार्ट अर्थात दिल भी कहा जाता है DB को, ब्रेकिंग सिस्टम का। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो, और 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में तो पढ़ ही दिया। ठीक है ना, 10 नंबर में कह रहा है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का औसत घर्षण गुणांक क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 0.25 मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ये कंफ्यूज आदमी करता है। कहाँ 0.2 kg तो आपने लिख लिया, घर्षण गुणांक kg नहीं, केवल इसी तरह आता है आंसर में कि इसमें मात्रक नहीं रहता है, 0.25। ठीक है, और यहाँ पर होता है एयर ड्रॉप्स, एक होता है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा,
एयर ड्रॉप, जो हम लोग जो एयर ड्रॉप्स का मतलब होता है लीकेज रेट, जो पाइप का हम लोग लीकेज रेट जो चेक करते हैं, लीकेज कितना होता है, तो वही है 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर, ठीक है ना, 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर। और देखिए घर्षण गुणांक कितना है 0.25, और लीकेज रेट जो पाइप का जो होता है 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर। और ये दोनों लगभग सेम है, 5 इसमें केवल लगा है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाइप की बात किया जा रहा है, पाइप में जो लीकेज रेट हम लोग जांच करते हैं 0.2 kg पर सीएम स्क्वायर, और ये जो है ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक की यहाँ पर बात किया जा रहा है 0.25। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए दोनों को आप लिख लें तो अच्छा रहेगा। आगे हम बल चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 में क्या कर रहा है कि एसएबी का कार्य क्या है, तो एसएबी का पहले फुल फॉर्म जानिए, स्लैंग एडजस्टर बैरल। स्लैंग नाम है कि एडजस्टर, मतलब कि एडजस्ट करता है क्या चीज को, ब्रेक ब्लॉक। जैसे मान लेते हैं कि व्हील हो गया, यहाँ पर जो आपको ब्रेक जो लगता है, तो इसी के बीच जो है दूरी को हो जो है एडजस्ट करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर लिखा है सी नंबर में कि ब्रेक ब्लॉक और पहिए ट्रेड के बीच ढीलापन बनाए रखने के लिए, ठीक है, ढीलापन मतलब कि एडजस्ट करता है, ब्रेक लगने नहीं देता है, ठीक है ना, ढीलापन बनाए एडजस्ट करता है जो भी दूरी है उसका। जैसे कि यहाँ पर दूरी की अगर मुंह से निकल गया तो दूरी के बारे में बात करें तो एलएचबी में जो एलएचबी का अगर कह दे तो 1 से 1.5 mm होता है जो डिश पर लगा रहता है। और व्हील ट्रेड की यहाँ बात किया है तो ये आईसीएफ की बात किया, तो आईसीएफ में जो है आपका 5 mm होता है, ठीक है ना, दूरी यहाँ पर व्हील ट्रेड से ब्रेक ब्लॉक का मतलब दूरी, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्या कार्य यही है, स्लैंग एडजस्टर बैरल का काम है कि पहिया का जो व्हील ट्रेड जो है उसमें और ब्रेक ब्लॉक के बीच में ढीलापन बनाए रखने के लिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेसेट का पूरा नाम क्या था, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ठीक है। और पीबी का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पेसेट और पीबी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 12 का बी में देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, और 13 नंबर का आंसर सी में देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि किस तापमान से आगे एक्सल बॉक्स को हॉट बॉक्स कोचिंग माना जाएगा। देखिए हॉट बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो है आपको बिल्कुल जो है कंफर्म कर दें, और हर एक तरीका से आपको जो है क्या बोलते हैं सर्टिफाइड कर दें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। मैं पहले ही मैंने बात बोला है कि 5 ही क्वेश्चन को जानिए, लेकिन एकदम जो है कंफर्म होकर जानिए, ताकि क्वेश्चन कभी भी आए तो गलत ना हो। क्योंकि हॉट बॉक्स में कहीं कहीं आता है 15 से 20 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, कहीं 15 से 20 डिग्री, कहीं 80 डिग्री, ठीक है, कहीं 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है कैसे आप कंफर्म होइएगा, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल रूप से अभी आपको हम बता रहे हैं, हो सके तो कॉपी में आप लिख लें, ठीक है। पहले हम चलेंगे कोचिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। कोचिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले आपको क्वेश्चन का आंसर दे दें, किस तापमान के आगे एक्सल बॉक्स को हॉट एक्सल कोचिंग के लिए बोला है माना जाएगा, तो 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कैसे, यहाँ पर केवल बेयरिंग की बात किया है, एक्सल बॉक्स की बात किया है, लेकिन कैसे इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसका तो 80 आप जान गए, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आगे हम निकल जाते तो 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आप डिटेल रूप से जानिए कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक्सल बना दिया, ठीक है, एक्सल हमने बना दिया, ठीक, और यहाँ पर हमने एक बेयरिंग दोनों साइड में लगा दिया, ठीक। तो अगर एक ही एक्सल पर ठीक है दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर अगर 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम कोई भी एक्शन हम नहीं लेंगे, गाड़ी को चलने देंगे। अगर एक ही बेयरिंग के एक ही एक्सल पर बेयरिंग के तापमान में अंतर, अब ये नहीं कह रहा है कि मान ले कि 70 80 60 70, ठीक है, डिग्री, इस तरह करके मतलब 10 डिग्री का अगर अंतर है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर तापमान दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर आ जाता है तो हम अगले CNW को सूचित करेंगे।
अगले CNW को हम सूचित करेंगे कि इतना नंबर गाड़ी का एक्सल का तापमान जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो गया है। ठीक है ना, सूचित करेंगे, लेकिन गाड़ी को थोड़ा हम आगे बढ़ने देंगे, वहां पर गाड़ी को हम नहीं रोकेंगे 15 से 20 डिग्री पर। ठीक है ना, लेकिन अगर बेयरिंग का तापमान अब 15 से आगे बढ़ जाइए, 16 से 20 डिग्री अगर सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, तब तापमान में जब अंतर आता है तो हम CNW जहां से इसकी जांच हुआ था वहां से स्टाफ को हम बुलाकर दिखवाएंगे, गाड़ी को रोक करके। अगर दोनों बेयरिंग का तापमान में अंतर, बाकी हम उसको तो दिखवा लेंगे, लेकिन दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर अगर 20 डिग्री से अधिक पाया गया तो हम क्या करेंगे, उस रेक से उस कोच को काट करके अलग हम निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए ना। अगर 10 डिग्री है तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, चलने देंगे। 10 से 15 डिग्री है तो हम अगले, जब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो अगले CNW को हम सूचित कर देंगे कि फलाने गाड़ी का इतना गाड़ी नंबर का बेयरिंग का तापमान इतना से इतना डिग्री हो गया, फिर से आप चेक कर लीजिए। अगर 16 से 20 डिग्री के बीच अगर तापमान हो गया दोनों बेयरिंग का तापमान, ठीक है, तो हम जहां पर जांच हुआ है पीछे बैक CNW जहां पर क्या बोलते हैं उसको, दिमाग पर जल्दी नहीं आता है, TXR। ठीक है, TXR जहां पर जांच पॉइंट जो होता है, जांच हुआ है CNW का, वहां से आदमी को बुलवाएंगे, दिखवाएंगे कि आपने कैसे जांच किया था, इसका पॉइंट जो है 16 से 20 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो जांच करवाएंगे, जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 20 डिग्री से अगर अधिक पाया गया है तो हम उसको काट करके बाहर कर देंगे। तो हमने क्या बताया, दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर को हम उस वक्त से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर 10 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 70, 80, 80, 90, ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है, 50, 60। लेकिन आपके क्वेश्चन में है कि एक्सल बॉक्स का मतलब तापमान, अब ये तो हो गया बेयरिंग का तापमान। एक्सल बॉक्स में अगर हम चले तो देखिए इसका कंडीशन इस टाइप से है कि अगर वायुमंड, जैसे मान लेते हैं कि बेयरिंग, जैसे ये आपको मैंने बना दिया यहाँ पर एक्सल बॉक्स बना दिया, 10-15 तो हमने बता दिया। इसका अगर तापमान वायुमंडल के तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अधिक है, ठीक है, वायुमंडल के तापमान से 50 डिग्री अधिक हो जाए तो इसको, इस बक्से को अधिक मतलब अच्छी तरह से हम जांच करेंगे। वायुमंडल के तापमान से अधिक, इस पर ध्यान दीजिएगा, अधिक की मैं बात कर रहा हूं। अगर वायुमंडल का तापमान अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे अधिक अगर 50 डिग्री होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या बताया, वायुमंडल के तापमान से अधिक अगर 50 डिग्री अधिक हो गया है तो उस बक्सा को हम अधिक, मतलब फिर से हम उसको जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे। लेकिन अगर वहीं 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री करे, ऐसे भी मतलब कि रोलर बेयरिंग का तापमान समांतर 70 से 80 डिग्री तक रहता है तो हम उसको मतलब संतोषजनक कार्य मानते हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बियरिंग का तापमान अगर 80 डिग्री से अगर अधिक पाया गया तो हम उसको क्या करेंगे, उस कोच को जो है काट करके बाहर कर देंगे। वहीं आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सल बॉक्स का तापमान, यहाँ पर एक्सल बॉक्स की तापमान की बात किया गया है, ये ना कि एक ही एक्सल पर दोनों बियरिंग के तापमान में अंतर की बात किया गया। दोनों बियरिंग के तापमान के अंतर की बात यहाँ पर नहीं किया गया, एक्सल बॉक्स की बात किया गया है, और दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर हमने ऊपर आपको बताया है। तो ये सब चीज उस वक्त से हमने क्या कोचिंग का हमने बात कर रहा था। ठीक है, अब इसी वक्त हम वैगन का जल्दी जल्दी भी हम बता देंगे। ठीक है, वैगन, बैगन, इसमें भी 3 कंडीशन होता, उसमें भी 3 कंडीशन होता था। क्या था, मतलब 10 डिग्री, 10 से 15 और 16 से 20, 3 गो था कंडीशन। ठीक है ना, बेयरिंग के बीच के तापमान अंतर। लेकिन यहाँ भी वैगन में भी 3 कंडीशन होता है। एक नंबर में होता है 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 60 से 65 डिग्री के बीच अगर होता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट CNW को, बाकी 60 डिग्री से कम है तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन 60 से 65 डिग्री है तो नेक्स्ट CNW आएगा, वहां पर इसको अच्छे तरह से जांच किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर में अगर हम लिखें तो आपको क्या बोलते हैं इसको, 2 नंबर में है आपका 65 से 90 डिग्री, यहाँ पर हम लिख देते हैं 65 से 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके बीच अगर तापमान रहेगा तो नेक्स्ट TXR जो आएगा,
TXR है क्या? तो एक जो है रोलिंग स्टॉक का जांच करने वाला एक पॉइंट है। मैं TX के बारे में भी नीचे हम बता दूंगा, लेकिन पहले आप इतना जानिए कि नेक्स्ट TXR जहां पर आएगा वहां पर उस पॉइंट जहां पर होगा वहां पर चेक किया जाएगा और साथ साथ सेक्शनल कंट्रोलर को सूचित कर दिया जाएगा कि इस रूट के जितने भी स्टेशन मास्टर है उसे सूचित करें कि इतना नंबर गाड़ी का या इतने नंबर बोगी का बेरिंग का तापमान जो है 65 से 90 डिग्री के बीच तापमान हो गया है। ठीक है, लेकिन गाड़ी को हम आगे बढ़ने देंगे, रोकेंगे नहीं, लेकिन हम सूचित जरूर कर देंगे CNW और क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोलते हैं TXR को भी हम सूचित कर देंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में जो तो दो तो आप लिख लिए। तीसरा पॉइंट में अगर 90 डिग्री से अधिक अगर उसका मतलब कि तापमान पाया गया तो हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट कर देंगे, अर्थात उस कोच को या कोच कह रहे हैं उस वैगन के बोगी को या वैगन को डिब्बा को हम काट करके अलग कर देंगे। ठीक है, आप समझ गए तीनों पॉइंट वैगन के लिए। ठीक है, वैगन के लिए प्रथम पॉइंट क्या था, 60 से 65 में चलने देंगे, लेकिन CNW को अगला नेक्स्ट को सूचित कर देंगे। 2 नंबर में क्या था, 65 से 90 डिग्री। 65 से 90 डिग्री होगा तो नेक्स्ट TXR जो भी पॉइंट आएगा वहां पर जांच किया जाएगा और साथ ही साथ सारे कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर को सूचित कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर में हमने बताया कि 90 डिग्री जब हो जाएगा तो उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, अब एक आता है TXR। TXR है क्या, तो रेलवे के संदर्भ में TXR आमतौर पर जो है वैगन या रोलिंग स्टॉक की ट्रेन जांच को संदर्भित करता है। ठीक है, यह जो है जांच पॉइंट है, जांच को संदर्भित करता है, लेकिन यह भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन के एक विशिष्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है उसी रेलवे स्टेशन के नाम पर भी इसको मतलब रखा गया है। ठीक है, कि थिरुलार, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, इतना कठिन नाम है, थिरुलारू रेलवे स्टेशन अर्थात TXR। ठीक है, इसी को मतलब कि संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म में अगर इसको जानिएगा तो यही होता है। ठीक है, क्या होता है, थिरुलारू रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इस पर, और जहां तक विश्वास है कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कोचिंग में ड्रॉ और बफिंग फोर्स का संचारण किसके माध्यम से होता है, तो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स का संचारण जो है साइड बैरियर के माध्यम से होता है। ठीक है, जो आपके बॉलिस्टर पर साइड बैरियर जो होता है, नहीं क्या लिखा है, ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स, ये सेंटर सॉरी ये जो है सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है। ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स जो है वो वर्टिकल वाला हमने बता दिया था, जो क्या बोलते हैं उसको, साइड बैरियर वाला। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको अभी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स जो है सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। किसके, सेंटर पिवोट के द्वारा। जिसे मान लेते हैं कि यह एक कोचिंग हो गया, तो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स के मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सेंटर पिवोट जो होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स, यहाँ बफर जो होता है ये दोनों आकर के यहाँ पर फोर्स जो लगता है, धक्का जो लगता है, इसका फोर्स जो है सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोच है, ठीक है ना, सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे कर दे कि कोच का वर्टिकल लोड जो है किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है, तो यह होता है साइड बैरियर के माध्यम से। ठीक है, साइड बैरियर के माध्यम, साइड बैरियर में भी ऊपर हमने बताया कि इसमें भी सर्वोलेन 68 तेल भरा रहता है। ठीक है, इसमें एक प्लेट होता है जिसका बियरिंग प्लेट के नाम से जाना जाता है, जिसकी मोटाई 10 mm होता है। न्यू कंडमिंग जो है 8.5 होता है। ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू साइज 9 mm होता है। ठीक है, तो इसमें एक प्लेट भी रखा रहता है, इसके अंदर तेल में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तेल जो है 2.5 लीटर के आसपास होता है। साइड बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी जान गए। 16 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग की वर्किंग प्रेशर, देखिए अब हाइब्रिड कोच की बात किया, हाइब्रिड कोच या जनरल कोच हो, तो इसमें एयर स्प्रिंग में जो हवा की जो पूर्ति होता है एफपी के द्वारा होता है। इतना ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एफपी के द्वारा होता है, तो एफपी में प्रेशर कितना होता है, 6 kg/cm², और बीपी में कितना होता है, ब्रेक पाइप में 5 kg होता है। ठीक है, तो एफपी के द्वारा जब हमको एयर स्प्रिंग में हवा की पूर्ति होता है तो निश्चित है कि 6 kg होगा।
ठीक है, चाहे वो हाइब्रिड कोच हो या जनरल कोच हो, ठीक है। एयर स्प्रिंग में एफपी के द्वारा हवा की पूर्ति होता है और एफपी का प्रेशर 6 केजी होता है, इसलिए 6 केजी भी एयर स्प्रिंग का प्रेशर होगा। इस हिसाब से आप याद कीजिए। 17 नंबर में देखिए एलएचबी कोच में यार डैम्पर लगे होते हैं। कितना यार डैम्पर लगा होता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। यार डैम्पर तो मैं एक बोगी हम बनाएंगे, ठीक है। तो बोगी में देखिए चारों कोनों पर वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर लगा रहता है, बीच में जो है आपको सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर लगा रहता है, और यहाँ जो बोलिस्टर जो लगा रहता है वहां पर एक लेटर डैम्पर लगा रहता है, और यार डैम्पर दोनों साइड में जो है लगा रहता है। जो यार डैम्पर का काम है बोगी को और कोच के जो फ्रेम जो होता है उसी को जोड़ता है, ठीक है, और रोलिंग मोशन का विरोध भी करता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में है कि एलएचबी कोच में कितने यार डैम्पर लगा रहते हैं। मैंने एक बोगी का यह चित्र हमने बनाया आपके सामने। तो एक बोगी में देखिए 2 गो यार डैम्पर होता है दोनों साइड में। तो एक कोच में कितना बोगी होता है, 2 बोगी होता है, तो यार डैम्पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें भी अब इसमें देखिए कई गो पहले टोटल डैम्पर हो गया, तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर देखिए यहाँ पर 4 गो हो गया, ठीक, 4 गो हो गया, और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 हो गया, लेटर डैम्पर जो है 1 हो गया, यार डैम्पर फिर 2 हो गया। टोटल कितना हो गया, 2 2 4, अच्छा 8 है 1 9, टोटल कितना हो गया 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा टोटल 18, अर्थात कोच में 18 और बोगी में कहे तो 9 डैम्पर लगा रहता है टोटल, ठीक है। बोगी में 9, कोच में 18, लेकिन यार डैम्पर की बात किया है तो 2 और 2 बाकी 2 इधर और 2 इधर, यानी टोटल 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 डैम्पर हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि यार डैम्पर के बारे में समझ गए होंगे कितना लगा रहता है। यार डैम्पर से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है। तो स्टैंडर्ड लेंथ 1083 mm होता है। कितना, 1083 mm, कितना 1083 mm होता है, ठीक। और संकुचन के बाद यानी सिकुड़ने के बाद इसका कितना होता है, तो 703 mm, ठीक है, 700 mm। और फैलता कितना है, तो 1083 में से 703 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 380 mm। तो 380 mm बाहर निकलता है, और 703 mm जो है आपको सिकुड़ने के बाद, यानी टोटल लेंथ जो कितना होता है 1083 mm। समझ रहे हैं ना हम बोल रहे हैं। सो टोटल स्टैंडर्ड लेंथ 1083, संकुचन के बाद यानी सिकुड़ने के बाद 703, और फैलता कितना है तो 380 mm, ठीक है। mm की मैं बात करना हूँ। और ये जो है क्या चीज का बना होता है, तो ये कास्ट स्टील का बना होता है। किसका, कास्ट स्टील का बना होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यार डैम्पर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन था हमने बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सहायक राहत चिकित्सा उपकरण का कोड क्या है, तो ये है ARME, अर्थात क्या नाम है इसका, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ARME, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। चलिए 19 नंबर में ब्रेक वाइंडिंग के प्रभाव। देखिए ब्रेक वाइंडिंग जब हो जाएगा तो क्या होगा, जान ही रहे हैं कि रोलर स्प्रिंग खराब हो जाएगा, ठीक ना। आपका आपको क्या बोलते हैं कोच के मतलब कटिंग वटिंग का भी डर रहता है, ठीक है। पहियों की क्षति, और पहिया का क्या होता है, व्हील का जो है क्षति होता है, घसीटने लगता है, ठीक है ना। और राइडिंग इंडेक्स में भी मतलब कि गुणवत्ता में कमी होने लगता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है कि रोलर बेरिंग के स्प्रिंग जो है, बेरिंग और स्प्रिंग जो है इसका भी पर भी असर पड़ता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। ACP का फुल फॉर्म पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर में। तो 20 नंबर का हो जाएगा अलार्म चैन पुलिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देख लीजिए, यानी C नंबर में लिखा हुआ है। चलिए 21 नंबर में एसी कोच के कीट नियंत्रण कितना दिन पर होता है, तो एसी का जो है आपको 15 दिन पर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग है, BMBC की बात किया कर रहा है, ठीक है। तो
बीएमबीसी में जो है सीआई टाइप का प्रयोग होता है, ठीक है, बीएमबीसी में अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में, ठीक है। और अंडर फ्रेम वाला में जो माल बैगन होता है उसमें जो है एल टाइप का होता है, और सीआई टाइप जो है पहले इसका प्रयोग होता था, अब नहीं होता है, ठीक है ना। कास्ट आयरन टाइप का, इसका ऊपर हमने कंडमिक साइज बताया है, के टाइप का 12 mm, एल टाइप का 10 mm शुरू में ही, ठीक है ना। और सीआई टाइप का 20 mm इसका कंडमिंग साइज होता है, शुरू में ही हमने बताया है, 1 नंबर क्वेश्चन में ही डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार लाइक कर दीजिए और 5 आदमी को शेयर कर दीजिए। चलिए 23 नंबर में, रेल स्तर से कोच की बफर की ऊंचाई कितना mm होता है। तो बफर की ऊंचाई जो है लोडेड कंडीशन में, मतलब कि न्यूनतम अगर पूछता है तो 1003, इम्पीटी कंडीशन में अर्थात खाली स्थिति में 1105 होता है। लेकिन इसमें एक मामला फंस जाता है कि 1090 भी आपको देखने को मिलता है। तो 1090 जो है न्यूनतम आपको शॉप इशू साइज है, शॉप से अगर इशू हो रहा है कोई गाड़ी तो न्यूनतम मतलब 1090 से कम नहीं होना चाहिए। तो शॉप इशू जो है ऊंचाई जो है 1090 होता है, न्यूनतम जो शॉप से इशू होता है। लेकिन ये जो है 1030 जो है आपको क्या बोलते हैं लोडेड कंडीशन में, और क्या बोलते हैं इम्पीटी कंडीशन में, और लोडेड कंडीशन में जो है देखिए बोलते बोलते जो है थोड़ा सा इधर उधर भी बोला जाता है। लोडेड कंडीशन में 1030, इम्पीटी कंडीशन में 1105, यानी खाली स्थिति में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, अलार्म चैन परीक्षण केजी के, देखिए देखिए अलार्म चैन जो है 7 से 10 केजी होता है, ठीक ना। तो न्यूनतम 7 होता है, अधिकतम 10 होता है। अब यहाँ पर भी कहेंगे कि हम केवल अगर 10 बता दें तो जिनको कम जानकारी है ना वो फट कमेंट कर देंगे नहीं सर 7 होता है, ठीक है 7 होता है। तो जो भी कमेंट कर रहा है कंफर्म हो करके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप 7 से 10 केजी होता है, लेकिन ऑप्शन में केवल आपको 10 दिया है इसलिए 10 होगा, ठीक है। तो न्यूनतम 7, अधिकतम 10 केजी, ठीक है। अलार्म चैन का जो आप लोग कोचिंग में जो सफर करते हैं और उसको जो खींच देंगे ना 7 केजी के प्रेशर से, तो वो गाड़ी जो है रुक जाएगा। चलिए 25 नंबर में क्या है, एक वैगन और एक कोच में फ्लैट टायर निंदा करने की सीमा की अंतर कितना होता है। वैगन और कोच दोनों की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया है कोचिंग स्टॉक का दिया है, ये वैगन का दिया है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 10 का है, तो 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग का 50 mm होता है, वैगन का कितना होता है, वैगन का 60 mm होता है। तो दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है तो 10 mm होगा, ठीक है। वैगन और कोचिंग के फ्लैट टायर के मतलब अंतर पूछ रहा है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, ठीक है। 26 में क्या करें, राइडिंग इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित तथ्य है। तो राइडिंग इंडेक्स जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स आईसीएफ कोच से अधिक होता है। तो एलएचबी का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो एलएचबी का यहाँ पर एलएचबी हम अगर लिख दें तो एलएचबी का राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 से 2.75 होता है, ठीक है। और आईसीएफ का जो होता है 3.15 से 3.75 राइडिंग इंडेक्स होता है। तो आप देख लीजिए किसका ज्यादा होता है, एलएचबी का आईसीएफ का राइडिंग इंडेक्स ज्यादा होता है। लेकिन क्या लिख रहा है, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स आईसीएफ कोच से अधिक होता है, आईसीएफ कोच से अधिक होता है एलएचबी का, जो गलत बता रहा है ये गलत है, ठीक है। राइडिंग इंडेक्स का इकाई एमएम है। देखिए राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है, लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, कोई इकाई नहीं होता है। राइडिंग इंडेक्स जो है कंफर्टेबल अर्थात आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा आराम उतना ही कम होगा, ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है। राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा आराम उतना ही अधिक होगा, आराम आपको अच्छा मिलेगा राइडिंग इंडेक्स अगर कम होगा। जैसे एलएचबी में राइडिंग इंडेक्स कम है तो उसमें आईसीएफ की तुलना में एलएचबी में आराम अधिक होता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑल आर फॉल्स, अर्थात सभी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कह रहा है कि एलएचबी कोच के अनुसरण और सूची की अधिकता निम्न अनुसार है, D1 D3 D3, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं D1 D2 D3, ठीक है।
क्वेश्चन ऊपर ढक गया, थोड़ा सा नीचे करूंगा। वीडियो तो बहुत भाई लंबा हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन वीडियो को समाप्त कर दूं, लेकिन थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में 27 में क्या कह रहा है? D3 शेड्यूल जो है 180 दिन पर 15 डे। ठीक है। देखिए SS1 SS3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले SS1 SS1 SS2, रुकिए, SS1 SS2 SS3। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.5, यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं 6। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ पर लिख देते हैं 12, यहाँ पर लिख देते हैं 24। ठीक है। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया लाख है, लाख किलोमीटर। ठीक है। तो SS1 जो है 1.5 साल 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 साल 12 लाख किलोमीटर, और SS3 जो है होता है 6 साल अर्थात 24 लाख किलोमीटर। ठीक है। और D3 जो है D1 D2 D3, अब सभी को हमने बताया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे हो रहे हैं। आप इसके बारे में तो हम जान रहे हैं कि सब कुछ जान रहे हैं, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें D नंबर जो है 2 और 3 जो है फल्स है, 2 और 3 जो है आपको फल्स है। जो D3 जो है 180 दिन पर होता है, और SS3 जो है अभी हमने लिखा D1 D2 SS1 SS3, तो उस हिसाब से इसमें देख सकते हैं। तो 6 ईयर 24 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो D1 D2 D3 जो अगर बताएं तो D1 जो है एवरी ट्रिप होता है, और D2 जो है 3 महीना प्लस माइनस जो है 7 दिन होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक, बहुत हमने वीडियो तो बहुत लंबे हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर 28 नंबर में LHB कोच का सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक। देखिए LHB कोच का सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक जो है 8 से 10 mm होता है, लेकिन आप कहिएगा कि नहीं सर 21 mm होता है। ठीक है। जिसे हम BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इसका जो है हम 32 mm लिख देंगे, तो आप कहिएगा नहीं सर 90 mm होता है। ठीक है। तो अधिकतम 90 होता है और 21 होता है मतलब कि LHB में। ठीक है। लेकिन आपको यह कहीं भी क्वेश्चन बैंक या सेट में देखने को नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ थ्योरी आपको जानकारी के लिए है। ठीक है, अधिकतम है, लेकिन कहीं भी आपको क्वेश्चन बैंक या सेट या कहीं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वहीं आप याद रखिए। ठीक है। तो LHB कोच का पिस्टन 108 से 10 mm होता है, और BMBC का जो है 32 mm होता है। ठीक है, पिस्टन स्ट्रोक। ठीक, याद रखिएगा। 90 और 21 पर ध्यान आप नहीं देंगे। 2 नंबर 29 नंबर का LHB कोच में सहायक जलाशय की क्षमता, एक जूलरी रिजर्वायर की क्षमता यह पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर 200 लीटर का होता है। ठीक है, 200 लीटर का। तो अगर हम LHB की बात करें, LHB, तो 200 लीटर में 2 भाग होता है, एक होता है 75 लीटर का और एक होता है 125 लीटर का। तो 75 लीटर वाला जो हम टॉयलेट पर्पज से यूज करते हैं, 125 वाला को हम ब्रेकिंग पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन ICF में जो है 200 लीटर का एक ही टैंक होता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि एक जूलरी रिजर्वायर की क्षमता 200 लीटर होता है। 30 नंबर में देखिए फिएट बोगी में 100 के रिजर्वर होते हैं। बोगी की यहाँ पर बात किया, जस्ट हमने ऊपर बताया है कि बोगी में जो है 9 होता है और कोच में जो है टोटल 18 होता है। जस्ट हमने ऊपर बताया, पूरा फिगर बना करके वीडियो को बैक करके देखें। ठीक है। हमारे देखने से वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, 50 तक जाए कि हम इतना ही यहीं पर स्टॉप करें। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं आगे तक। फिएट बोगी में व्हील व्यास के निंदा सीमा। देखिए कोई भी क्वेश्चन में जब तक हम डिटेल नहीं बताते हैं, खुद हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आगे हमको 5 मिनट लग गया जाएगा इसमें बताने में। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर 855 दिया, अगर यहाँ पर 845 भी देता तब आप क्या करते हैं। ठीक है। तो अगर 845 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 855 सही है। ठीक है। लेकिन अगर 845 भी दिया है, 855 दोनों दे दिया है, तब भी हम 855 ही मारेंगे। ठीक है। तो 845 कब मारा जाता है? जब आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस, आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 अगर दिया रहता तो 855, और वेव थिकनेस 17 प्लस माइनस 3 अगर दिया रहता तब जाकर के वेव थिकनेस जो है 845 होगा।
ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस नहीं है, केवल आपको कंडमिंग साइज पूछा गया फिएट बोगी का, तो 855 होगा। ठीक है। और सब वीडियो में आपको क्या बता दिया जाता है कि अब 855 हो गया है। क्यों हो गया है भाई, ये तो बताइए। वेव थिकनेस पर कब कितना होगा, डिटेल बताइए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के जो मैं डिटेल में बताता हूँ वीडियो, इस तरह का वीडियो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 32 नंबर में एसी कोच, एसएल कोच, जीएस कोच किट अंदर कितना, अभी जस्ट 15 दिन पर एसी वाला मिला था ना ऊपर, तो उसी तरह ये भी है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 दिन जो हो जाएगा आपको एसी कोच का हो जाएगा, एसएल कोच का 1 महीना हो जाएगा, और जीएस कोच का जो है 2 महीना हो जाएगा। कीट नियंत्रण अर्थात क्या लिखा है यहाँ पर, पेस्ट कंट्रोल। ठीक है। पेस्ट कंट्रोल इतना दिन पर होता है। ठीक है। तो यहाँ तक मैं जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन ही पढ़ दूं क्या। चलिए अब मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, जब तक पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा तब तक हमको खुद संतुष्टि नहीं मिलता है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं सिलेबस जो फर्स्ट जो मैंने बताया है, जो एलडीसी जेई के लिए जो प्रथम सिलेबस जो हमारे पास जो आया है, हमारे समझ से आप उस सिलेबस के अनुसार काम कीजिए। मैंने सिलेबस में मैंने बताया है, वीडियो के शुरू में आप जाकर जरूर देखें पूरा डिटेल में, कि आप कैरिज में हैं तो बैगन को भी अगर 100% अगर समय दे रहे हैं, आप कैरिज में हैं तो बैगन के लिए भी 30% आप समय दीजिए। अगर बैगन में है तो कैरिज के लिए भी 30% समय उसमें से निकालिए, क्योंकि दोनों आपसे पूछा जा सकता है। सब रूल रेगुलेशन बदलने वाला है। आरआरबी या आरआरसी जो है आप एग्जाम लेने वाला है, आपका पहले की तरह एग्जाम नहीं होगा। हमको सुनने में ये भी आया है कि आपको जो भी दिल्ली का एनआर का जो सिलेबस होगा वहीं ऑल इंडिया मान्य होगा। और सिलेबस हमने पूरा प्रूफ करके बताया है शुरू में वीडियो के, आप जरूर देखिए। ठीक है। और टेस्ट में टेस्ट देना नहीं छोड़िए मेरे भाई। टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। समुद्र में हमको तैरने की जरूरत नहीं है। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट वाला में, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुन चुन करके क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है। इसलिए टेस्ट देना नहीं छोड़ेंगे, टेस्ट जरूर दे मेरे भाई। और सिलेबस जितना भी हमने ऊपर बताया वीडियो के शुरू में, पूरे सिलेबस जो भी हमसे पीडीएफ लिया है, वो ऑल सिलेबस का पीडीएफ सबके पास गया है। बैगन वालों के लिए हम पूरा मॉडल क्वेश्चन बैंक अपना से मैंने टाइपिंग करा करके चुन करके क्वेश्चन, लगभग 2000 क्वेश्चन हमने मॉडल सेट पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 तक अलग भेजे हैं एक, और एक फिर 1 से लेकर 6 तक अलग भेजे हैं। 10 वो लगभग पीडीएफ हमने भेजा है क्वेश्चन बैंक, लगभग 2000 के आसपास। ठीक है ना, 3000 के आसपास। ठीक है। तो वो सब जाकर के याद करेंगे। मैं कितना बोलूं, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। और एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल पर एक समय मैनेजमेंट का वीडियो हमने डाला है। समय मैनेजमेंट का वीडियो जरूर जाकर के देखेंगे। उसमें समय को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे समय निकालेंगे 24 घंटा में ही, क्योंकि सफल व्यक्ति के लिए कोई 36 घंटा 48 घंटा समय नहीं होता, सबके लिए 24 घंटा समय होता है। लेकिन 24 घंटा समय में से ही अगर समय निकाल कर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है ना, उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के लिए, सफल व्यक्ति जो है कोई अलग काम नहीं करता है, उसको वही काम करता है जो काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसको काम करने का ढंग अलग होता है। पढ़ेगा वो भी, आप भी पढ़िएगा, लेकिन उसको पढ़ने का ढंग अलग होगा, समय मैनेज करने का ढंग अलग होगा। ठीक है ना, एक सफल व्यक्ति का। इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप समय मैनेजमेंट का वीडियो भी जाकर जरूर देखें, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। चलिए तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।